देखिए, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी से। एक व्यक्ति बड़े ही दुखी मन से अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके दुखी मन को देखकर भगवान प्रकट होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्यों दुखी हो। वो कहता है, भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। लगातार असफलताओं से मैं टूट चुका हूँ और अब ऐसा लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। भगवान उसकी बात सुनते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम्हें पता पड़ेगा कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है या मेरा क्या मूल्य है। भगवान उसको एक नीले रंग का पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को लो और जाओ, इसे बेचना मत, परंतु इसी के द्वारा तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हारा क्या मूल्य है। वो व्यक्ति उस नीले पत्थर को लेकर जाता है। सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है। फल वाले को वह नीला पत्थर देता है कि भैया ये बताओ इसका मूल्य क्या है। फल वाला जवाब देता है कि मैं इस पत्थर के बदले आपको 10 आम दे सकता हूँ। वो कहता है, माफ़ करना भैया, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, और वहाँ से चल पड़ता है। उसके बाद जाता है सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से भी यही बात कहता है। सब्जी वाला कहता है कि मैं इस पत्थर के आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। वो कहता है कि नहीं, माफ़ करना भैया, पहले वाले उत्तर दोहराता है कि मैं इसे दूंगा नहीं। उसके बाद वो आगे जाता है। आगे जाके उसको एक सुनार की दुकान मिलती है। वो उसको पत्थर देता है। सुनार उस पत्थर का मूल्यांकन करके कहता है कि मैं इसके आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, बताओ। उनने कहा, माफ़ करना, मुझे बेचना नहीं है। फिर अंत में वो एक जौहरी के पास जाता है, जो हीरो का व्यापारी है। उसको वो पत्थर देता है। व्यापारी उस पत्थर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और एक मखमली कपड़ा बिछाकर उस पर पत्थर रख देता है। उसके सामने अपना शीश नवाता है और फिर ये कहता है कि ये पत्थर बड़ा अनमोल है और इस दुनिया में इसे खरीदने की क्षमता किसी में नहीं है। वो पत्थर लेकर वो व्यक्ति भगवान के पास आता है और भगवान को देकर सारा वृत्तांत सुनाता है। भगवान उसे कहते हैं कि देखिए, जैसे इस पत्थर के मूल्य को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग मूल्य दिया, मतलब जैसा जिसका स्तर होता है वैसा ही वो उसका मूल्य आंकेगा। ऐसे ही आप समाज में जब जाओगे तो समाज का हर एक व्यक्ति आपका मूल्यांकन अपने अपने दृष्टिकोण से करेगा। इसलिए अपने पर खुद पर भरोसा रखो, अपना मूल्य खुद आंको और सोचो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। दुनिया के पर आज दुनिया से अपना मूल्य मत आगाइए। उससे आप जब अपना मूल्य आंकोगे, आप में अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का वो आभूषण होता है जो उसे सफल करने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है एक मनुष्य की। अच्छा, तो ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने इकोनॉमी के 2 वीडियोज आपको बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी मैंने उसमें बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में समझाया था और उसमें ये भी बताया था कि बाजार अर्थव्यवस्था के डिसएडवांटेज क्या हैं, जिसकी वजह से कीन्स ने ये बताया था कि बाजार अर्थव्यवस्था में कुछ समाजवाद अर्थव्यवस्था के भी पॉइंट ले लेने चाहिए, तभी हम सफल होंगे। क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी, जिससे कि 1929 में अमेरिका में महान मंदी का दौर आया था। पश्चिमी यूरोप भी उससे प्रभावित रहा था, थोड़ा थोड़ा समस्त विश्व उससे प्रभावित रहा था। हाँ, केवल वे अर्थव्यवस्थाएं उससे नहीं प्रभावित हुई थीं जहाँ पर समाजवाद था, जैसे सोवियत संघ या ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे, उनमें उसका प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक तरह से क्या हुआ कि बाजार अर्थव्यवस्था से एक मिक्स इकोनॉमी की तरफ चले, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में कुछ पॉइंट हमने समाज अर्थव्यवस्था के भी ले लिए। अब बात यहाँ ये आती है, तभी वो समझ में आएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कि हम पहले ये देखें
कि समाज अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, समाज अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कौन? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने, उनके एक साथी थे एंजल्स, जिनके साथ मिलकर अपने इस दर्शन का विकास किया। और ये समाज अर्थव्यवस्था में क्या था कि संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। राज्य का स्वामित्व, समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं। जो संसाधन है, संपत्ति है, समाज अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत ना होकर वो कम्युनिटी वाली होती है, सामुदायिक होती है, अर्थात उसके पूरे मैनेजमेंट पर राज्य का नियंत्रण होता है। समाज अर्थव्यवस्था के दो रूप डेवलप हुए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था ही, मतलब कि हम इनको क्या बोलेंगे, समाज अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे हम, गैर बाजार, जैसे यह है गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दो रूप हुए इसके। एक तो क्या है गैर बाजार अर्थव्यवस्था में, एक तो समाजवाद और एक रूप हुआ साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। देखिए, समाजवाद सोवियत संघ ने अपनाया और सोवियत संघ के साथ साथ पूर्व सोवियत संघ 90 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया था। लगभग 15, रूस सहित 15 देश बन गए थे और ये लगभग 1917 में अपनाया गया था। वहाँ पर एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति वो हुई थी, पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की क्रांति हुई थी। और उस बोल्शेविक क्रांति के बाद जो वहाँ शासन सत्ता सोवियत संघ में स्थापित हुई थी, उसने गैर बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवाद को अपनाया। और चीनी क्रांति के बाद चियांग काई शेक की सरकार हटा दी गई थी, तो माओ से तुंग ने जो अपनी शासन सत्ता वहाँ स्थापित की थी, उन्होंने साम्यवाद को अपनाया। देखिए, साम्यवाद और समाजवाद में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक थोड़ा ही डिफरेंस है इंटेंसिटी का, तीव्रता का, और कोई ज़्यादा नहीं है। दोनों का मुख्य सिद्धांत यही है कि देश के संसाधनों पर राज्य का अर्थात समुदाय का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत स्वामित्व ना हो। मतलब क्या होना चाहिए कि संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व हो। ये क्यों उभरी अर्थव्यवस्था? जैसे अभी बताया था कि बाजारवाद की क्या समस्या थी, क्योंकि बाजारवाद में संपत्ति किसी एक विशेष वर्ग के पास केंद्रित हो गई, जो जिसको हमने कहा जाता है बुर्जुआजी वर्ग, मतलब कि पूंजीवादी वर्ग, मध्यम वर्ग, उसे संयुक्त रूप से बोल देते हैं बुर्जुआजी वर्ग। ये बुर्जुआजी शब्द जो है ये फ्रांस की क्रांति से आया था। और बुर्जुआजी वर्ग, और एक हो गया सर्वहारा वर्ग, जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग आता है, मजदूर वर्ग आता है। श्रमिक वर्ग की ये कोशिश थी कि संसाधन, जो उत्पादन के संसाधन हैं, जो उत्पादन कार्यों में लगते हैं, उन पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो, बुर्जुआजी वर्ग का अधिकार ना हो। तो इसलिए बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, उन्हें समाजवाद को अपनाया था, और चीन में जो हुई थी साम्यवाद को अपनाया था। दोनों का मूल उद्देश्य यही था कि सर्वहारा वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो, अर्थात राजनीतिक अधिकार भी हो। वहाँ पर क्या अधिकार हो? राजनीतिक अधिकार भी हो। तो इसलिए दो व्यवस्थाएं उभर कर आई, समाजवाद, सोशलिज्म। ये रूस में बोल्शेविक सरकार ने अपनाई 1917 में। साम्यवाद चीन में उभर के आई 1948-49 में। वहाँ की जो सरकार, वर्तमान सरकार भी कम्युनिस्ट सरकार ही है वहाँ की, उसने इस व्यवस्था को अपनाया। अब सामाजिक अर्थव्यवस्था के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, और समाज उन्हीं डिसएडवांटेज के कारण 1980 के दशक में सोवियत संघ का पतन होता चला गया, क्योंकि सामाजिक अर्थव्यवस्था
वहाँ की समाज अर्थव्यवस्था फेल होती चली गई। वह भी डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। और चीन में साम्यवाद लगभग 1970 से ही चीन ने अपने को बदलना शुरू कर दिया था। ओपन डोर पॉलिसी चला दी थी, खुली द्वार पॉलिसी। उसने भी अपनी कम्युनिस्ट की जो एक तरह से अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था में, उसे भी एक तरह से किधर ले गया, थोड़ी सी बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ ले गया। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे क्या डिसएडवांटेज पैदा हुए कि जो दोनों ही समाजवाद और साम्यवाद को अपना थोड़ा चेंजिंग करना पड़ा, थोड़ी बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लेनी पड़ी। डिसएडवांटेज क्या है इसके जो हैं, देखिए, समाजवाद या साम्यवाद अर्थव्यवस्था के, जैसे कि अभी आपने बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और निजी संपत्ति नहीं होती है। उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो पूंजीगत, मतलब कि जो हमें जो आगे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, निवेश योग्य पूंजी उपलब्ध नहीं हुई। देखिए क्या होगा कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना एक व्यक्तिगत स्वामित्व है उसका, उस व्यक्तिगत स्वामित्व में वो व्यक्ति मोटिवेशन से काम करेगा, अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा, कम से कम लागत से करना चाहेगा और प्रॉफिट के मोटिवेट से वो काम करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो अधिक से लाभ कमाएगा। तो सब व्यय करने के बाद भी उसके पास इतना निवेश योग्य धन बच जाएगा जहां वो नई इंडस्ट्री में नए उत्पादन के साधनों को उपार्जित करने में लगा सकता है, उनकी अर्निंग में लगा सकता है। जबकि ऐसा मोटिवेशन समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मतलब कि कहिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं था, जिससे पूंजी योग्य धन की कमी हो गई। दूसरा क्या हुआ, जितने भी ये थे, जिन देशों में समाजवाद साम्यवाद स्थापित हुआ, उन देशों में अलोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी, मतलब कि एक तरह से डिक्टेटरशिप थी। लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी कुछ करने की, बोलने की। तो जिससे कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में इनोवेशन को, नवाचार को जो है प्रोत्साहन नहीं मिलता। और दूसरी एक और है, संसाधनों का बड़ा ही अपव्यय होता है, क्योंकि लोग बाग अपना करके अपने मोटिवेशन से तो कार्य करते नहीं कि भाई हमें प्रॉफिट होगा, तो वो रिसोर्सेज को इतना ध्यान से खर्च नहीं करते। तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ संसाधनों का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है। अब इन डिसएडवांटेज के कारण जो है इन देशों में सामाजिक, सोवियत संघ में और साम्यवाद में समस्याएं आ गईं। इनकी अर्थव्यवस्था एक तरह से कमज़ोर होने लगी। चीन ने तो 1970 में अपने को बदलना प्रारंभ कर दिया। ओपन डोर पॉलिसी मैंने अभी पहले बताया था, वो चलाई, अर्थात कुछ बाजारवाद अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ ले ली। और रूस के अंदर तो, सोवियत संघ के, रूस तो अब बना है, सोवियत संघ के अंदर उनने भी अपने को चेंज किया। उनने 1990 के अंतर्गत जो है उसने दो तरह के बदलाव किए। 1980 के दशक में करना शुरू कर दिया था जब गोर्बाचोव की सत्ता थी। तो क्या था, एक तो अपनाया पेस्ट्रोइका। पेस्ट्रोइका का अर्थ होता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब था पुनर्संरचना, अर्थात जो रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, जिसे बोला गया पेरेस्ट्रोइका। और एक दूसरा अपनाया ग्लासनोस्त। क्या अपनाया उसने? ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का मतलब था ओपननेस, खुलानेस, ग्लासनोस्त मतलब कि खुलापन, ओपननेस। देखिए मैं आपको बताऊं, रीस्ट्रक्चरिंग तो ये थी कि जो उस समय जो उत्पादन की इकाइयाँ थीं, कुछ जिन्हें बोलते हैं बीमार इकाइयाँ, जो मतलब कि जिनमें उत्पादन इतना नहीं हो पा रहा था जितना उनमें लागत आ रही थी, अर्थात जितना रिसोर्सेज का अपव्यय हो रहा था।
तो उनको रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात आई। अब देखिए, रूस के पास पूंजी की कमी हो गई थी। अभी मैंने बताया कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये एक बैकड्रॉ होता है, मेन बैकड्रॉ होता है कि वहाँ निवेश योग पूंजीगत धन उत्पादित नहीं हो पाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये एक बड़ा ही एडवांटेज होता है कि उसमें पूंजीगत अर्थव्यवस्था मतलब कि एक तरह से सोचिए पूंजीगत संसाधन या पूंजी निवेश योग धन बहुत उत्पन्न होता है, कैपिटल बोलते हैं इसको। और मैंने इससे पहले उसमें बताया था कि पूंजी होती क्या है। उत्पादन के साधनों में लगने वाली पूंजी, धन, उसे हम पूंजी कह देते हैं। जो निवेश योग धन होता है उसे हम पूंजी कह देते हैं, उसकी कमी थी। और जो इकाइयाँ, जो उत्पादक इकाइयाँ, जो प्रोडक्शन यूनिट थी, जिनमें रिसोर्सेज का बहुत अपव्यय हो रहा था, वो अब उनका उत्थान कैसे हो, वो बेकार चल रही थे। तो रिस्ट्रक्चरिंग में यही करा गया कि उसमें उनका आधुनिकीकरण किया जाए। रिस्ट्रक्चरिंग में जो मैंने बताया पेरिस्ट्रोइका में क्या था, रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चरिंग में क्या करा गया कि उनका फिर से जो है उनकी पुनर्संरचना की जाए ताकि वो संसाधनों का कम अपव्यय करें और उत्पादन अधिक से अधिक करें। तो ये दो अपनाई, परंतु इन दोनों को अपनाने से सोवियत संघ का विभाजन हो गया और वो 15 स्वतंत्र देशों में बट गया, 15 स्वतंत्र देशों में। और रूस ने भी, चीन ने भी 1970 में ओपन डोर पॉलिसी अपना ली, क्योंकि उसने भी समय रहते अपने को चेंज कर लिया। अब देखिए क्या चीज़ निकल के आई यहाँ। एक तो ये आई निकल के कि जब हमने पहले पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी पॉलिसी, बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था भी जब पूर्णतः अपनाया तो उसमें भी डिसएडवांटेज थे, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई थी, धन कुछ ही लोगों पे एकत्रित हो गया था, कुछ लोगों पे बिल्कुल धन नहीं था। तो निश्चित बात है उत्पादन भी धीरे धीरे, कोई खरीदार बचेगा नहीं। जब उनकी जेब में पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो वो उनका बना हुआ माल क्यों खरीदते। एक बात सोचिए कि कहीं 100 आदमियों की जनसंख्या है और 100 आदमियों वाले उस देश में 10 आदमियों के पास ही टोटल धन एकत्रित हो गया, 90 आदमियों के पास धन नहीं रहा। अब उन 10 आदमियों ने अपनी पूंजीगत साधनों पर उनके अधिकार था, जो उत्पादन साधन थे उन पर अधिकार था, जो उन्होंने उत्पादन करा। उन 90 लोगों के जेब में तो पैसा ही नहीं था, वो खरीदते कैसे। तो उन्होंने जो है नहीं खरीद पाए। तो निश्चित बात है कि वो 10 जो पूंजीपति थे जो उत्पादन कर रहे थे, वो भी क्या हुआ, उनका माल भी बिकना बंद हो गया। जो उनके यहाँ कुछ नौकरी भी कर रहे थे वो उन्हें नौकरी से निकाल दिया, तो मंदी आ गई, क्रिया शक्ति और भी डाउन हो गई। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ क्या करना चाहिए, बाजार अर्थव्यवस्था को हम किधर ले गए, समाज अर्थव्यवस्था, थोड़ी सी समाज अर्थव्यवस्था, ताकि जो 90 व्यक्ति थे ना उनका भी उत्पादन के साधनों में थोड़ी हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है, जो सर्वहारा, उस 90 आदमियों को क्या मानेंगे हम, सर्वहारा वर्ग, ताकि जब वो वहाँ सहयोग करेंगे अर्थात उनको वो समस्त सुविधाएं दी जाएं ताकि उनकी जेब में पैसा आए। जब पैसा आएगा तो वे माल खरीदेंगे, तभी उस दौर से बाहर निकलेंगे, मंदी के दौर से। तो क्या अपनाया, उस बाजार अर्थव्यवस्था ने थोड़े से समाजवाद के नियम अपना लिए। तो बाजार अर्थव्यवस्था समाजवाद के नियमों से क्या बन गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, जो आज हमारे देश में भी है। अर्थात उस व्यवस्था में कुछ बाजार अर्थव्यवस्था में जो सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन था, अब कुछ चीज़ों को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और अपने अंडर में लेकर क्या काम करा, जो सर्वहारा वर्ग है उन्हें कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई, जिससे कि उनकी जेब में उनकी बचत बढ़ी, कुछ उनकी क्रिया शक्ति बढ़ी, जिससे कि उन्होंने जो पूंजीवादी वर्ग का, जो बुर्जुआजी वर्ग था, उसका उत्पादित माल अपने पास खरीदा और उससे जो है एक तरह से मंदी के दौर से बाहर निकले। तो वहाँ क्या बन गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनकी भी आ जाइए इस समाजवाद अर्थव्यवस्था में, साम्यवाद भी इसमें आता है। इनके पास क्या हुई, पूंजी की कमी हुई। पूंजी की कमी हो जाने के कारण ये नए संस्थागत निवेश में नई संस्थाएं स्थापित नहीं कर पाए, उत्पादन इकाइयाँ नहीं स्थापित कर पाए, इनका उत्पादन घटने लगा और संसाधनों का अपव्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी सोचा कि भाई कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा जाए ताकि थोड़ा कंपटीशन बढ़ाया जाए। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा किसी चीज़ में तो एक ही व्यवसाय को करने वाले बहुत सारे आएंगे। सरकार की भी इकाइयाँ उस क्षेत्र में काम कर रही होंगी। जैसे कि हम कहने लगे इस्पात कारखाना है, गवर्नमेंट के अंडर में भी हमारे देश में कुछ इस्पात कारखाने टाटा के अंडर में भी जो निजी क्षेत्र में है, तो निश्चित बात है तो सरकार भी क्या करेगी, अपने लोहे को बेचने के लिए, अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए प्राइवेट सेक्टर से क्या करेगी, कंपटीशन लड़ाएगी, प्रतियोगिता होगी, जिससे वो ये कोशिश करे कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, मुझे भी लाभ का अर्जन हो, जब भी तो मार्केट में ठहरेगी वो। तो उससे क्या हो गया, कंपटीशन से क्या होगा, एक तो इनोवेशन होता है, अर्थात कोशिश होती है कि ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिसमें संसाधनों का कम अपव्यय हो, कम से कम खर्चा हो, उत्पादित माल उच्च कोटि का हो, और ताकि हम उसे कम कीमत पर बेचें तो उसे हमारा माल मार्केट के अंदर बिके। क्योंकि जितनी कीमत कम होगी, मांग का नियम यही कहता है, जितनी कीमत कम होगी उतनी बाजार में उसका माल ज़्यादा बिकेगा। तो थोड़ा क्या काम करा, जैसे कि हमारे देश में है, तो ऐसी कहाँ करा गया, समाजवाद के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को जो है चीन में, रूस में और चीन में, सोवियत संघ में, ये कोशिश करी गई कि कुछ क्षेत्रों को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाए ताकि प्रतियोगिता बढ़े और कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, संसाधनों का कम से कम अपव्यय हो, नवाचार हो, मतलब कि इनोवेशन हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर समाजवाद अर्थव्यवस्था ने, जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, उसने भी कुछ बाजारवाद अर्थव्यवस्था के कुछ चीज़ों को मिलाया जिससे कि वो उस बाहर निकले। अब देखिए दोनों क्या थे, पहले दोनों एक सिरे पर तो थे बाजारवाद अर्थव्यवस्था, दूसरे सिरे पर कौन सी थी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था। एक सिरे पर क्या थी, बाजारवाद, और एक सिरे पर क्या थी, गैर बाजारवाद। दोनों ने क्या काम करा, ये थोड़ी सी इनने गैर बाजारवाद की अर्थ है, ये इधर की तरफ को चली बाजारवाद, थोड़ा सा अपनाया, क्या अपनाया, बाजारवाद। थोड़ा सा गैर बाजारवाद ने क्या अपनाया, बाजारवाद के सिद्धांत थोड़े से अपनाए। दोनों कहाँ के रुके, यहाँ, मतलब कि दोनों इस, एक तो इस छोर पे थे, विपरीत छोर पे थे, परंतु दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और यहाँ आ गए। और यहाँ कौन सी बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। अब वो नहीं शीत युद्ध, शीत युद्ध जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला था, यूएसए के बीच चला था, वो शीत युद्ध भी वीक पड़ गया। क्यों भाई, दर्शन तो दोनों का एक सही हो गया ना। जो बाजारवाद था वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहुंच गया, और जो गैर बाजारवाद था वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहुंच गया। तो शीत युद्ध का क्या हो गया, पटाक्षेप हो गया, सोवियत संघ भी खत्म हो गया। तो इस तरह से बीच की जो दूरियां थीं, जो दर्शन, जो गैर बाजारवाद और बाजारवाद दर्शन थी, वो बीच की दूरी खत्म और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। अब आते हैं कि अब ये आता है समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं कि जिसमें यह होता है कि संसाधन, जो उत्पादन के संसाधन हैं, उन पर राज्य का स्वामित्व हो, समुदाय का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं मानते हुए। फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मतलब कि उनकी सोच वही होती है कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या है, साम्यवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब कि साम्यवाद पूर्णतः अपोज करता है कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी स्वीकार नहीं होती है, निजी संपत्ति। साम्यवाद क्या करता है, बिल्कुल मना। परंतु समाजवाद क्या कहता है कि वो कोई व्यक्ति निजी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, सभी नहीं, कुछ। इसका मतलब वो थोड़ा स्वीकार करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। दूसरा क्या है, साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को
उसकी आवश्यकता के आधार पर ही अर्थव्यवस्था का भाग मिलता है। मतलब इसके आवश्यक, चाहे वो वर्क कितना ही करे, उस अर्थव्यवस्था में कितना ही काम कर रहा हो, परंतु उसको जो भाग मिलेगा वो उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, चाहे उसने वर्क कितना ही किया हो। तो यहाँ पर मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सोचेगा तुझे जब भी उतना ही मिलेगा, चाहे तू कितना ही हार्ड वर्क कर, कितना ही योगदान दे, फिर भी तुझे मिलना उतना ही है, इसलिए वहाँ पर मोटिवेशन कम हो जाता है। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा बैकडोर है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में ये होता है कि व्यक्ति जितना अर्थव्यवस्था में योगदान देगा उसके अनुसार उसे मिलेगा। मतलब साम्यवाद में किसके अनुसार मिलेगा, आप कितना भी योगदान दो आपको आवश्यकता अनुसार मिलेगा, परंतु समाजवाद अर्थव्यवस्था में आप अर्थव्यवस्था में जितना योगदान देंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा। आगे क्या आता है, साम्यवाद। देखिए, साम्यवाद सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआजी वर्ग, जिसे पूंजीवादी वर्ग भी कहते हैं, जो उत्पादन के साधनों में भाग लेता है, उनके बीच हिंसक संघर्ष को कहता है। वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग आसानी से अपना हक नहीं ले सकता, वो बुर्जुआजी वर्ग से छीनेगा, और छीनने में वो हिंसा का सहारा भी ले सकता है। इसका मतलब वहाँ वर्ग संघर्ष में हिंसा को, मतलब कि साम्यवादी वर्ग की जो मुख्य सिद्धांत है वर्ग संघर्ष है, और वर्ग संघर्ष के अंदर हिंसा भी स्वीकार्य है, जबकि समाजवाद के अंतर्गत हिंसा स्वीकार्य नहीं है। समाजवाद ये कहता है कि वर्तमान राजनीतिक ढांचे में ही, जो वर्तमान राजनीतिक ढांचा हम उसमें ही सत्ता पर अधिकार करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता पर अधिकार करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे और कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो संसाधन है हम उनका सरकारीकरण करेंगे। वो इस आधार पर जाकर वोट मांगेंगे, और तो इसलिए वो लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता पर अधिकार चाहते हैं। और उसके बाद वो उनकी कोशिश क्या होगी कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं सब सरकार के अंडर में आ जाएं। तो एक तरह से इस तरह के समाजवाद को हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है, और साम्यवाद में हिंसा को जगह होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई है, आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, और मेरे एक्सप्लेनेशन में आपकी ही सलाह से सुधार आएगा। आप सुझाव दोगे, वो सुझाव मेरे लिए स्वीकार्य है, बड़ा आदरणीय है। और इसी के साथ ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये इसकी PDF आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।